नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले 4 मिनट में 18 मंडलों की खबर से। आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल विदेशी नागरिकों को नौकरी के नाम पर ठगने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटनास्थल से पुलिस ने लैपटॉप और बायोमेट्रिक मशीन को बरामद किया। बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने कई छात्रों को भी अपना निशाना बनाया था। संभल में मतदान के दौरान सपा और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने यहां कोई एक्शन लेने के बजाय वो मूक दर्शक बन गए। महोबा में आत्महत्या का मामला सामने आया है। दरअसल किशोरी की मांग पूरी ना होने पर जहर खाकर किशोरी ने खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजी। अमेठी में गाय बंधने को लेकर दबंगों ने एक वृद्ध महिला की जमकर पिटाई कर दी। गंभीर हालत में वृद्धा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान वृद्धा की मौत हो गई। इस मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस को लेकर शिकायत दर्ज की है, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर अब तक नहीं हुई। संत कबीर नगर में खाकी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मामूली सी बात को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर ने बाकी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर युवक की जमकर पिटाई की और जिस दौरान युवक की हालत गंभीर हो गई। और अब बात पहाड़ पर पुष्कर राज। उत्तराखंड में नए सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को चुना गया है। विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने धामी के नाम का ऐलान किया। पुष्कर सिंह धामी कल शपथ लेंगे। राज्यपाल बेबी रानी धामी को शपथ दिलाएगी और जिसके लिए राजभवन में सारी तैयारियां कर ली गई है। खटीमा से विधायक है पुष्कर धामी। धामी को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है, जबकि साल 2017 के बाद वो तीसरे मुख्यमंत्री है। पुष्कर सिंह धामी को भगत सिंह कोश्यारी का करीबी भी माना जाता है और इनकी कुमाऊं मंडल में अच्छी पकड़ होने की वजह से और युवाओं में खासी पैठ होने की वजह से भी इनको चुनने का कारण बताया जा रहा है। तो बता दें आपको कि अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो उसके पहले एक बड़ा फेरबदल ये हुआ है और इसके पीछे का कारण संवैधानिक मजबूरियां बताई गई हैं। खटीमा से विधायक है पुष्कर सिंह धामी। एबीवीपी से लंबे समय से जुड़े रहे, आरएसएस के बैकग्राउंड से आने की बात इनकी बताई गई है। मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। एक चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि यूपी जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। साथ ही गृह मंत्री ने ट्वीट में तारीफ करते हुए लिखा और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी इस बात की तारीफ।
तो आने वाले समय में चूंकि यूपी के चुनाव भी होने हैं, ऐसे में उसके पहले जिस तरह से प्रदर्शन पार्टी का रहा है उसको लेकर पीएम ने ना सिर्फ सीएम की बल्कि कार्यकर्ताओं की तारीफ भी की। और जिस तरह से अब तक का कामकाज रहा है योगी सरकार का, उसके लिए जनता जनार्दन का ये आशीर्वाद उन्होंने बताया। तमाम कयासों और प्रयासों के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत का डंका बजा है। बीजेपी के प्रत्याशी की जीत के बाद सीएम योगी ने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में सीएम ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए विजयी सभी प्रत्याशियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। आप सबकी ये जीत भारत की पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। वही दूसरे ट्वीट में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री सहित प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी नीतियों का प्रतिफल है। ये उत्तर प्रदेश में स्थापित सुशासन के प्रति जन विश्वास का प्रकटीकरण है। सभी प्रदेशवासियों को धन्यवाद और विजय की हार्दिक बधाई। कल वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और वन मंत्री दारा सिंह चौहान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे और उनके द्वारा कार्यक्रम में पौधे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम कल सुबह 10:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बड़ा डांड बल्दी राय सुल्तानपुर में होगा। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना परचम लहराया। 53 पदों पर मतदान के बाद आए परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का मैदान समेट दिया। बीजेपी ने कुल 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर 67 में जीत दर्ज की है। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के खाते में केवल 5 ही सीटें आई, तो वही राष्ट्रीय लोक दल ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। जौनपुर से निर्दलीय सीता रेड्डी और प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल जनतांत्रिक की माधुरी पटेल यहां से विजयी हुई है। उत्तर प्रदेश की सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को निर्दलियों का समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को 75 में से 67 सीटों पर जीत हासिल हुई। आज जिन 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग हुई है, उनमें एटा, संत कबीर नगर, आजमगढ़, बलिया, बागपत, जौनपुर और प्रतापगढ़ को छोड़कर सभी जिलों में बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। ऐसा पहली बार हुआ है जब जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को इतनी बम्पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। तस्वीरें आपके सामने हैं। कुशीनगर, कासगंज, महाराजगंज, मुजफ्फरनगर, संभल, सोनभद्र, अमेठी, बदायूं। फिलहाल चुनाव अभी 2022 का ट्रेलर के तौर पर देखे जा रहे हैं और इसके लिए कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। और सीतापुर के जीत की तस्वीरें जिसका जश्न मनाया गया। प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव हुआ। माना यह जा रहा है कि ये चुनाव सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा रहा है दरअसल। और आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 53 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिस दौरान कई जगहों पर सपा और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए, एक दूसरे से अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। कई जगहों पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भी जमकर हंगामा हुआ। तो नोकझोंक और हंगामे के बीच बीजेपी ने बढ़त बनाई है और ये एक सेमीफाइनल के तौर पर बीजेपी के लिए एक सकारात्मक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।
सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा है। यहां सपा की बैसाखी का सहारा लेने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में बीजेपी एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने यह कहा है कि आजादी के बाद पहली बार बीजेपी का फूल खिला है। अब सोनिया गांधी को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जब से देश आजाद हुआ, भारतीय जनता पार्टी का कभी जिला पंचायत अध्यक्ष रायबरेली में नहीं हुआ था। पहली बार रायबरेली जनपद में कमल खिला है। इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं और निश्चित तौर से कहीं न कहीं आदरणीय मोदी जी की नीतियां, सबका साथ सबका विकास का परिणाम है जो आज भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस की हार नहीं हुई है, प्रियंका गांधी की हार हुई है, सोनिया गांधी की हार हुई है, कांग्रेस की नीतियों की हार हुई है। सम्मानित साथियों, जिस तरह से उन्होंने प्रियंका गांधी ने रायबरेली का चुनाव लड़ा, छत्तीसगढ़ की सरकार का उपयोग किया, पंजाब की सरकार का उपयोग किया, रायबरेली के धन्ना सेठों से पैसा लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। निश्चित तौर से आज की तारीख में सोनिया गांधी को रायबरेली के सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हार सोनिया गांधी की हार है। सोनिया गांधी के रायबरेली के गढ़ में सोनिया गांधी हारी हैं और कमल खिला है, इसलिए सोनिया गांधी को इससे इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश में आज जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील दीक्षित ने बीजेपी पर वोटिंग के दौरान धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारा मतदाता 12 बजे वोट डालने गया था, लेकिन उसे वोट डालने नहीं दिया गया। 3 घंटे तक कमरे में बंद करके रखा गया। जिला पंचायत सदस्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते और 3 भारतीय जनता पार्टी के। ये बेईमान लोग 3 बजे चुनाव का समय खत्म हो जाता है और 12 बजे हमारा मतदाता अरुण लावत जाते हैं वोट डालने के लिए और उनका वोट पड़ता है 3:30 बजे और परिणाम घोषित होने के बाद इनका वोट डाला जाता है। इनको बंद कर दिया जाता है कमरे में। उन्होंने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा, सर से फान जाऊंगा, तब इनको फॉर्मेलिटी में वोट डलवाया और उधर परिणाम घोषित हो चुका है। जब मैं प्रशासन के सामने चिल्ला रहा, दरवाजे खिड़की से प्रशासन नहीं सुन रहा, तो इसमें प्रशासन के अलावा मैं किसको दोष दूं? और कलेक्ट्रेट के अंदर था जहां पे पूरी प्रशासन लगा हुआ। आप कितनी समय 12 बजे के करीब मैं गया था। 12 बजे मुझे कहा गया कि आपकी आईडी गलत है, आप चेक कराइए तब जाना है। चेक कराने के बहाने मुझे कमरे में बंद किया गया। उसके बाद जब मैंने कहा कि मुझे वोट डालना है, बगैर वोट डाले जाऊंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए, तब मैं 3 बजे मुझे बाहर निकाला गया कि नहीं, कहे 4:30 बजे तक टाइम है। 3 बजे बाहर निकाला गया। वोट डालने की अवधि के बाद में हाँ, मुझे निकाला गया। मैं बरामदे में कहने लगे आप कोई परेशानी नहीं, आप तो मैंने कहा वोट बगैर डाले नहीं जाऊंगा, बगैर नहीं तो यहीं आत्महत्या कर लूंगा। जब मैं इधर उधर वो भागने लगा, जैसे कूदने की कोशिश, तब उन्होंने कहा ठीक है आप वोट डालने जाइए। फतेहपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर वैक्सीन को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल जी वैक्सीन चलकर नहीं आई है, लगवाने के लिए सेंटर पर जाना पड़ता है। इसी के साथ कहा कि इस बार बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। आपको याद होगा, आपने 2017 के पहले मेरे से पूछा था भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। मैंने उस टाइम कहा था कि 300 के पार जाएंगे। इस बार भी 300 से पार जाएंगे। सरकार जम के बनेगी, काम के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर नहीं। जनता वोट देगी, जनता के बल पर सरकार बनेगी। विपक्षियों का क्या होगा, जो विपक्षी हैं इस वक्त? मुझे टाइम नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण जरूर बताना चाहूंगी। जनकपुरी में धनुष यज्ञ था और धनुष यज्ञ में धनुष तो राम जी से तोड़ना था, लेकिन वहाँ सारे राजा इकट्ठे हो गए कि धनुष हम तोड़ेंगे। तो धनुष किससे टूटा? वैसे सारी विरोधी पार्टियां, छोटा दल, पराया दल, अपना दल, सबको इकट्ठे कर ले, लेकिन धनुष तो राम जी से टूटा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं।
ऐसे में तमाम पार्टियां जुगलबंदी में जुट गई। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुलाकात ने सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज कर दी है। अचानक दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि संजय सिंह का ये कहना है कि ये महज एक शिष्टाचार भेंट थी। दोनों के बीच ये मुलाकात सपा के प्रदेश कार्यालय में बने जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के दफ्तर में हुई है। अखिलेश यादव से मिलकर बाहर आए संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये मुलाकात राजनीतिक नहीं। राजनीतिक चर्चा को लेकर संजय सिंह ने कहा कि वो पहले भी अखिलेश यादव से मिलते रहे हैं। पंचायत के चुनाव में निश्चित रूप से जो कुछ भी हुआ है उस पर भी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश में 25 जिला पंचायत अगर निर्विरोध हो रहे हैं तो सीधे सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपराहित किया है, यही कहा जा सकता है। क्या विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या माना जाए कि आप अखिलेश आने वाले वक्त में सब प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? अभी तो आज तो सिर्फ शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसीलिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 9 से 13 जुलाई तक चित्रकूट में प्रांत प्रचारक की बैठक होगी। इस बैठक में संघ के कामकाज की समीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी मंथन किया जाएगा। बैठक में संघ के केंद्रीय पदाधिकारी चित्रकूट में रहेंगे, लेकिन विभिन्न प्रांत प्रचारक वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में शामिल होंगे। संघ के कामकाज के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें विभिन्न राज्यों के कामकाज का ब्यौरा भी रखा जाएगा। इस बैठक में मोहन भागवत भी शामिल हो सकते हैं। वही बताया जा रहा है कि वर्चुअल माध्यम से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 48वें जन्मदिन के मौके पर पूरे सूबे में धूमधाम के साथ जश्न मनाया गया। कानपुर के बिल्होर विधानसभा क्षेत्र में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसकी अगुवाई जितेंद्र सिंह गौतम ने की थी। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। अखिलेश जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका जन्मदिन हमारे क्षेत्र वासियों के साथ बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने 21 किलो का केक मैंने कटवाया है और हमारे सभी क्षेत्रवासी जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाए। और मैं अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अपने सभी बिल्हौर विधानसभा के समस्त क्षेत्रवासियों से नवीन भारत के युवा नेताओं के साथ में मैं माननीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहाँ कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मोती नगर निवासी मोहम्मद शाहिद की इंस्पेक्टर के साथ कहासुनी हो जाती है। फिर क्या था, वर्दी की हद फिर से जाग गई और पुलिस वालों ने शाहिद को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। जब पीटने से दिल नहीं भरा तो उन्होंने उसे घसीटते हुए थाने लेकर गए। शाहिद को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि वो बेहोश हो गया, बुरी तरह से खून से लथपथ हो गया और जिसके बाद आनन फानन में पुलिस वालों ने उन्हें जिला अस्पताल में ले जाकर वहां भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। इसके बाद लेपापोती का खेल शुरू हुआ और पुलिस का यह कहना है कि युवक शराब में गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहा था। वहीं पुलिस के मारने वाले जो मारपीट के जो लेकर बात हुई तो उस पर जब सवाल पूछा गया तो उस पर जांच करने की बात कह दी गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर आलम कासमी के दिल्ली स्थित ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे। सूत्रों के हवाले से यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की कुल 6 लोकेशंस पर यह छापेमारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक उमर गौतम पर विदेशों से काफी मात्रा में धर्मांतरण करवाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए मिले हैं और इन तमाम इनपुट्स और उससे जुड़े हुए मामलों को लेकर तफ्तीश के लिए छापेमार कार्रवाई आगे भी करने की बातें सामने आ रही है।
यूपी के बुलंदशहर में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने हिंदू शिक्षिका को न सिर्फ प्रेम जाल में फंसाया बल्कि मदरसे में शिक्षिका का धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी का संबंध बनाया। धर्म परिवर्तन कराने के बाद युवक ने शिक्षिका से शादी करने से इनकार कर दिया। शिक्षिका को बाद में पता चला कि अमन शर्मा का वास्तविक नाम ताक है और वो हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। वही इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित शिक्षिका के पिता की तहरीर के आधार पर धर्म परिवर्तन की धारा 3 और 4 रेप और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 साल पहले एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई थी। उसने मुझसे झूठ बोला, अपना नाम अमन शर्मा बताया था और जब वो मुझे घुमाने फिराने लेके गया था, उसके बाद फिर मुझे वो सपा खाने पे उसमें मदरसे में लेकर गया था धर्म परिवर्तन कराने के लिए। फिर उसने मेरा धर्म परिवर्तन कराया, मुझसे कलमा वलमा भी पढ़ाया था उसने। फिर जब मुझे पता चला कि वो मुसलमान है, मैंने अपने घर वालों को बताया। फिर मेरे घर वाले और मैं थाने पहुंचे कार्रवाई के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बार से अमानवीय चेहरा सामने आया। यहाँ पर कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मोतीनगर निवासी मोहम्मद शाहिद को इस तरह से मारपीट की गई, घसीट कर ले जाया गया जो कि अमानवीय, और अस्पताल ले जाने के दौरान की मौत भी हो गई। हालांकि जब सवाल पूछा गया मारपीट को लेकर तो जांच करने की बात कही गई। सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और SP के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। वही सूचना पर गैस पाइप चोरी करने वाले गिरोह में से 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 चोर अब भी फरार है। घटनास्थल से चोरी की गई लोहे की पाइप को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि चोरी से मिली पाइप की कीमत लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता TV के साथ। नमस्कार।